जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद नूरानी, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अवैस सलीम, जो पाकिस्तान में सहाफ़त में तो एक बेहतरीन तजुर्बा रखते ही हैं। अमेरिका के अंदर इस वक़्त शोबा सहाफ़त के उस्ताद हैं। इस वक़्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। आज इलेक्शन का दिन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की अवैस साहब से कि पाकिस्तान के बारे में हमने जो भी वीलॉग, पॉडकास्ट और काम किए, उसका नतीजा कल सामने आ गया माशाल्लाह। हम बहुत आगे चले गए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से। तो क्यों ना अब पूरी फोकस जो है वो अमेरिका के ऊपर रखी जाए, अमेरिका के मामला को देखा और समझा जाए। मैंने रिक्वेस्ट की, इनका बहुत शुक्रिया एग्री हुए टाइम देने पे। हम मकसद हमारा गुफ्तगू का एक तो थोड़ा सा अमेरिकी सिस्टम को समझना है, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है उसको समझना है। इलेक्शन में होने क्या जा रहा है, हालात क्या हैं, सूरत हाल, लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, और उसके बाद कौन जीतेगा। कमला जीतती हैं तो पाकिस्तान के हवाले से क्या मामला हो सकते हैं, ट्रंप जीतते हैं तो क्या हो सकते हैं। ये हमारे आज के प्रोग्राम का पूरा डिस्कशन का पॉइंट्स हैं। बात शुरू करते हैं। अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और उसमें थोड़ा सा मुख्तसर सा बेशक अब हमें बता दें कि जिस तरह पाकिस्तान में एक फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरेशन है और 4 प्रोविंसेस हैं आगे, तो यहाँ पे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। ये हमारे सूबे और ये स्टेट्स की ओवरऑल फंक्शनिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कितना एक फर्क है आम बंदे के समझने के लिए। बहुत शुक्रिया नूरानी साहब, आपका भी और आपके देखने वालों का भी। आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि हमारा जो गुफ्तगू थी और जो आपके वीलॉग्स थे उनका एक नतीजा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में निकला है। मेरा ख्याल है हमें ये कहना चाहिए कि ये वो नतीजा नहीं है जो हमारी ख्वाहिश थी कि निकले, लेकिन जो है वो अब देखते हैं कि ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। और ये भी नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान की निस्बत सिर्फ अमेरिका पर फोकस करेंगे तो इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक सोच ये भी है कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, बार बार ये कहा जाता है। और इस दफा भी बड़ा खसूसी फोकस है जिस पर यकीनन हम बात करेंगे। देखिए, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम हुकूमत हैं। अमेरिका, आज का जो अमेरिका है अगर आप देखें तो ये किसी जमाने में काला पानी था। यहाँ पर लोग जो है वो सजा के तौर पर भेजे जाते थे, यहाँ पर लोग स्लेव बनाकर भेजे जाते थे, गुलाम बनाकर भेजे जाते थे, और फिर बतदरीज जो है उन्होंने एक आज़ादी की जंग लड़ी और 1776 में जो है आज़ादी हासिल की। अब मुख्तलिफ जो निज़ाम हुकूमत दुनिया में है, पहले एक ज़माने में बादशाहत होती थी, उस बादशाहत के बाद फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का निज़ाम आया। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो सरबराह हुकूमत है या सरबराह ममलिकत है, बहुत सारे मुल्कों में ये मुख्तलिफ लोग हैं। जैसे पाकिस्तान में सदर सरबराह ममलिकत हैं और वजीर आज़म सरबराह हुकूमत है। अमरीका में सदर के अंदर ये दोनों जो ओहदे हैं ये मुर्तकिज हो गए हैं। उसके बाद जो बज़ाहिर तो ये एक सोच है अमेरिका के बाहर खास तौर पर कि शायद अमेरिका का सदर डायरेक्टली मुंतखब होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और यहीं पे वो जो तखसीस आती है पॉपुलर वोट की और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज की, वो आती है। लोग बैलेट पेपर पर मोहर तो जरूर लगाते हैं कि हमें इस सदर और इस नायब सदर को चुनना है, लेकिन उस रियासत के अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज है और इलेक्टोरल कॉलेज के जो नुमाइंदे होते हैं उनका इंतखाब भी हर 4 साल के बाद ये दो बड़ी सियासी जमातें खुद करती हैं। अपने नॉमिनी वो जो है उनको वो नॉमिनेट करती हैं कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर वोट देंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और ये अमूमी तौर पर वो लोग होते हैं जो उस जमात के लिए उस रियासत के अंदर काम करते रहे होते हैं, प्रोमिनेंट लोग होते हैं। तो 4 दफा अमेरिका के अंदर ये भी हो चुका है, और आखिरी दफा 2016 में हुआ था जब पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन को ज्यादा मिला था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में गया था और वो इलेक्शन जीत गए थे। फिर इंतखाबी कवानीन जो हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि फेडरलिज्म है, रियासतें ऑटोनमस हैं, तो तमाम रियासतें अपने इंतखाबी कवानीन खुद बनाती हैं। इलेक्शन एक ही दिन होता है, लेकिन वोट कैसे डलेगा, वो वोट काउंट कैसे होगा, उसका तरीका कार क्या होगा, अगर उस पर कोई एतराजात होंगे तो उनको डील करने का तरीका क्या होगा, ये मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ किस्म के कवानीन हैं जो आमतौर पर लोग समझते नहीं हैं। जरा पेचीदा किस्म का निज़ाम है, लेकिन यह है कि अभी फिलहाल तो 250 साल से यही चल रहा है। मेरा एक शुरू में समझने का एक था कि जिस तरह पाकिस्तान में फेडरेशन बहुत मजबूत है,
कहने को तो वफाक के पास सिर्फ दफा और मईशत का निज़ाम है, इकॉनमी का निज़ाम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वफाक ही देख रहा होता है। क्या अमेरिका में भी रियासतों का यही है, रियासतें इंडिपेंडेंट हैं बहुत सारे मामलात में, या फेडरेशन यहाँ पे भी उसी तरह मजबूत है? देखिए, जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहा जाता है, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी और उसके बाद आज़ादी के बाद हुकूमत संभाली, उन लोगों ने इस पर बहुत सोचा और उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि आज का अमेरिका जो हम देखते हैं, ये शुरू में तो जब 1776 में आज़ादी मिली सिर्फ 13 रियासतें थी, आज 50 रियासतें हैं और फिर दीगर रियासतें साथ शामिल होती गईं। आखिरी जो 2 रियासतें हैं, मेरा ख्याल है हवाई और एक और रियासत है, वो शायद 1959 में साथ शामिल हुई हैं। यानी 180 साल का तकरीबन अरसा लगा जिसके बाद अमेरिका की वो शक्ल बनी जो आज दुनिया के सामने है। तो जब इन्हें इन रियासतों को साथ शामिल करना था, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका बनाना था, तो ये बहुत जरूरी था कि उन रियासतों को साथ कोई इंसेंटिव दिया जाए, उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो अपने मामलात को चलाने में आजाद हों। अब आज आप पाकिस्तान के साथ अगर हम तकाबुल करें, बलूचिस्तान का आज तक ये झगड़ा जो है वो चल रहा है कि आज़ादी उन्होंने अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया था या उन्हें जबरदस्ती शामिल किया गया था, या अगर उन्होंने अपनी मर्जी से भी फैसला किया था तो क्या उनके साथ जो वादे किए गए थे उन पर अमल हुआ था या नहीं हुआ था। तो जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन्होंने उस वक्त ये कहा कि वो तमाम मामलात जिनका ताल्लुक लोगों के साथ है, सर्विस डिलीवरी के साथ है, लोगों की आम जिंदगी के साथ है, आम इकोनॉमी के साथ है, रोजगार के साथ है, उन्हें वसाइल मुहैया करने के साथ है, वो रियासतों की जिम्मेदारी होंगे, क्योंकि वो उन लोगों के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं। जो ऐसे मामलात हैं जिनका उन लोगों के साथ शायद उस तरह से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ममलिकत के तौर पर किसी हुकूमत को उनसे डील करना पड़ता है, मसलन जैसे आपने दिफा की बात की या इंटर प्रोविंशियल ट्रेड की बात की या फॉरेन रिलेशंस की बात की, क्योंकि उस जमाने में भी यूरोप में बड़ा इब्तला का दौर था और जाहिर है कि रियासतें अपने तौर पर अगर इस तरह की कोई डीलिंग करना शुरू हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक फिक्रा मैं कहकर अपनी बात अगर सम अप करूं तो वो जो बिल ऑफ राइट्स है उसमें ये लिखा गया है कि जो रियासतों के जो वफाक के हकूक हैं वो नोन हैं और लिमिटेड हैं, जो रियासतों के हकूक हैं वो अननोन हैं और अनलिमिटेड हैं, यानी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने कवानीन खुद बना सकते हैं अगर वो उन्हें अपने लोगों के लिए जरूरी समझते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि मैरिजुआना जो है यानी चरस जो है, फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा रखी है। हम इस वक्त डीसी में बैठे हैं, हम यहाँ इस इलाके में उस पर पाबंदी है, लेकिन बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जहां वो लीगल है और उस पर फेडरल गवर्नमेंट की वो पाबंदी जो है उसका इतलाक उस तरह से नहीं होता। फिर तालीम, सेहत और इस तरह की तमाम चीजें जो है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सूबों की जिम्मेदारी हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टेट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टेट्स ने वो डायरेक्ट सर्विस अपने लोगों को देनी है, उन्हीं से टैक्स उस बुनियाद पर इकट्ठा करना है। और टैक्स भी जब इकट्ठा होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक स्टेट का हिस्सा होता है और एक जो है वो वफाक का हिस्सा होता है, और फिर आगे जाके वो तकसीम हो जाता है, लेकिन उसे उस स्टेट के अंदर इकट्ठा किया जाता है। एक और चीज का मुख्तसर जवाब दे दें, फिर हम इलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ सूबे हैं उसके अंदर डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील है, तहसीलों के अंदर पता नहीं यूनियन कौंसिल बनी हुई है। तो यहाँ पे अब फेडरेशन, अब फर्ज करें एक स्टेट है, तो स्टेट की फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है? देखिए, स्टेट को अगर आप सूबा समझते हैं तो आगे काउंटीज को आप जिला समझ लीजिए। अच्छा, काउंटीज के आगे फिर जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, फिर बोरोज हैं, बहुत मतलब जिनको आप तहसील कह लीजिए, या जो है उसमें नेबरहुड्स हैं, प्रीसिंक्ट्स हैं, मतलब अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो इख्तियारात की तकसीम है बिल्कुल निचली सतह तक, उसका तस्वुर वही है जो हमारे यहाँ आईन में मौजूद है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि जब ये इलेक्शंस भी होते हैं तो
फोकस सदारती इंतखाब पर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ निचली सतह के इलेक्शन भी हो रहे होते हैं, कांग्रेस के हो रहे होते हैं, सेनेट के हो रहे होते हैं, इवन जो लोकल काउंसिल्स हैं उनके इलेक्शंस हो रहे होते हैं साथ साथ। उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज बैलेट पर होते हैं जिसमें लोग राय देते हैं अपनी कि हमें ये पॉलिसियां चाहिए या नहीं चाहिए, और तमाम लोग इवन पुलिस एहलकार जो हैं उनको अपने शेरिफ, अपने काउंटी कांस्टेबल, अपनी काउंटी जज लोग डायरेक्ट वोट से मुंतखब करते हैं। और जब इस तरह से इख्तियारात, इस तरह से वसाइल निचली सतह तक पहुंचते हैं तो वो लोग फिर अपने वोट के जरिए उनको अकाउंटेबल भी कर सकते हैं। वो ठीक है। अच्छा, एक सवाल रह गया, फिर डायरेक्टली इलेक्शन पे आ जाते हैं कि जिस तरह पंजाब में, हमारे पाकिस्तान के पंजाब में मसला चल रहा है स्मोक का आजकल, तो जो हमारी वजीर आने हैं वो कह रही है कि वो इंडियन पंजाब से बात करना चाहती हैं। तो आप मिसाल मुझे इस तरह से दे के समझाएं। पहले तो आपने एक असूली लिखी हुई जो बात है वो की, प्रैक्टिकली बात बताएं हमें कि अगर फर्ज करें जो टेक्सास स्टेट है उधर कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस तरह से, जो साथ आगे जो मुल्क है वो कौन सा है जी? मैक्सिको है। मैक्सिको के साथ मसला आ रहा है, तो टेक्सास स्टेट जो है वो मुतलका मैक्सिको से बात कर सकती है या फेडरल गवर्नमेंट बात? नहीं, देखिए अब मैं टेक्सास में रहता हूँ। टेक्सास में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग का है। लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मैक्सिको से इधर आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जो उस सूबे, उस स्टेट की लॉ एनफोर्समेंट है वो उनको रोकने के लिए तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो मैक्सिको की हुकूमत से अपने तौर पर कोई बात नहीं कर सकती। वो अगर करनी है तो वो फिर वफाक को ही करनी है। और इसीलिए आपको अगर याद हो, अपने पिछले दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर यह भी था कि वो मैक्सिको के साथ बॉर्डर पर एक दीवार बनाना चाहते थे। तो ये इख्तियार बहरहाल फेडरल हुकूमत का ही रहता है। अमेरिका में है। यानी कि आप ये कहते हैं कि जिस तरह स्मोक पे अगर पाकिस्तान में बात होनी है तो वो पंजाब की वज़ीर आला नहीं करेंगी, वो से करेगा। बिल्कुल। और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो भी तालिबान से डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए किसी भी मुल्क के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात मुल्कों के होते हैं। अगर उनकी नौइयत हर सूबे या हर स्टेट के साथ मुख्तलिफ होनी शुरू हो जाए तो फिर वो एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और फिर उसको रैशनलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट है अमेरिका में, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें कांग्रेस है, सेनेट है। ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बता, अगर गलत हो तो सही कीजिएगा। फिर आगे स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स के अंदर भी कुछ स्टेट की असेंबली होती है या क्या, और फिर काउंटीज हैं। तो सवाल ये है कि कितनी तरह के इलेक्शन जो होते हैं, इसको मैं क्लियर इस तरह कर दूं सवाल को कि पाकिस्तान में एक वफाकी हुकूमत के लिए कौमी असेंबली का इलेक्शन होता है और सूबाई असेंबली में सूबाई। हमें सिर्फ इन दो इलेक्शनों का पता है। उसको ध्यान में रखते हुए आम पाकिस्तानी के लिए बताएं कि यहाँ पे कितनी तरह के इलेक्शन होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तो सदर का इलेक्शन हो रहा होता है और इस दफा भी बैलेट पर 6 उम्मीदवार होंगे, सिर्फ 2 नहीं होंगे। ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार हैं, लिबर्टेरियन पार्टी के उम्मीदवार हैं, 2 आजाद उम्मीदवार हैं जो बैलेट पर हैं, और 2 जाहिर है 2 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, क्योंकि अमेरिका में अभी तक 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है। उसके साथ फिर अमेरिका में हमेशा हर 2 साल के बाद मिड टर्म इंतखाबात होते हैं, जो सेनेट या कांग्रेस की खाली नशिस्तें हैं। तकरीबन आधी ऐसी नशिस्तें होती हैं जिन पर इंतखाब हो रहे होते हैं हर 2 साल बाद। लेकिन इस दफा कांग्रेस की तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। उसके बाद फिर सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, फिर काउंटीज के इंतखाबात हो रहे हैं। अब जैसे काउंटी के अंदर जो इंतजाम चलाने वाली मेरी काउंटी में एक, उनको काउंटी जज कहा जाता है, जो अपना उस काउंटी के इंतजाम को देखती हैं और अपनी काबीना वो मुंतखब करती हैं। जो गवर्नेंस का निज़ाम और हुकूमत का निज़ाम वफाकी सतह पर है अमेरिका के अंदर, बिल्कुल उसी को रेप्लिकेट किया जाता है स्टेट्स के अंदर। स्टेट्स का अपना गवर्नर होता है, वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, स्टेट की अपनी असेंबली होती है, स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है, स्टेट की अपनी लॉ एनफोर्समेंट होती है। स्टेट नहीं, वहां के लोग गवर्नर को मुंतखब करते हैं। अच्छा। लेकिन
जो गवर्नर है, जैसे यहां सदर कांग्रेस को और सेनेट को जवाबदेह होता है, वैसे ही स्टेट का गवर्नर जो है वो अपनी स्टेट असेंबली को जवाबदेह होता है। ज्यादा होती है स्टेट की असेंबली के पास कि स्टेट के गवर्नर? देखिए, फैसला साजी की कुव्वत जो है वो सदर के पास है। गवर्नर मैं पहले सदर की बात करता हूँ। सदर के पास है। सदर अब इवन अपना वीटो का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कांग्रेस सदर के वीटो को वीटो कर सकती है अगर वो ये समझे कि सदर का जो वीटो का इख्तियार है उसने गलत इस्तेमाल किया है। और अगर किसी जगह पर मामला अदालत में जाए तो फिर जाहिर है कि अदालत भी उसकी मजीद तशरीह कर सकती है। बिल्कुल इसी सिस्टम को रेप्लिकेट किया गया है स्टेट्स के अंदर। स्टेट में जो गवर्नर बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव है या अटॉर्नी जनरल है जो अगेन इलेक्ट होता है, ये तमाम लोग जवाबदेह हैं अपनी स्टेट असेंबली को अपने माली जो मामलात हैं उनके लिए भी। अगर उन्हें बजट बनाना है, किसी चीज की अप्रूवल लेनी है, कोई लेजिस्लेशन ऐसी करनी है सूबे के अंदर जो उनके ख्याल में उनके लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, कोई अपॉइंटमेंट करनी है किसी अहम ओहदे पर, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो तौसीक के लिए स्टेट असेंबली के सामने पेश होंगी और जब तक वहां से मंजूरी नहीं होगी गवर्नर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। एक आखिरी सियासी सवाल, मैंने आपसे वक्त लिया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझने के लिए, लेकिन एक आखिरी सियासी सवाल, क्या कांग्रेस कानून साजी करती है? और कानून साजी का इख्तियार जो जमहूरियत को समझने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि लामहदूद होता है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ये अगर कोई ऐसा कानून आए कि जो कांग्रेस ये चाहती हो कि उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जाएगा मामला तो सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसला दे देगी, क्योंकि जजेस का यहाँ भी जहन पता होता है लोगों को, इस तरह से सोच रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ये कर सकती है कि अगर यहाँ पे 11 जज हैं तो 11 जज और अपॉइंट कर दे, एकदम उनका लॉ बना दे और 11 जज और आ जाए? मुमकिन तो है साहब जरा ये? देखिए, सदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस है, और हमेशा ऐसे होता है जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह समझा जाता है कि रिपब्लिकन सोच रखने वाले जजों की अक्सरियत है इस वक्त, लेकिन सदर अपने तौर पर यह तादाद नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए बहरहाल लेजिस्लेशन करनी होगी और लेजिस्लेशन का इख्तियार कांग्रेस को है, हर पार्लियामान को होता है। लेकिन आपको उस जब भी आप ऐसी कानून साजी करते हैं तो उसमें यह देखना होता है कि वो किसी शख्सी मफाद के तहत है या उसमें मफाद आमा का कोई अंसर है। सो जब भी ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगी किसी कानून साजी के अंदर तो बहरहाल उसकी तशरीह जो है वो अदालत को ही करनी होगी। अगर अदालत समझे कि ये किसी शख्स को मफाद पहुंचाने के लिए है तो अदालत कांग्रेस के बनाए हुए कानून को सेट कर सकती है, बिल्कुल सेट असाइड कर सकती है। और ऐसा हुआ है। ये अमेरिका के अंदर जो अभी ये रो वर्सेस वेड वाला मामला चल रहा है, प्रो चॉइस, और ये जो अबॉर्शन के मामलात हैं उसमें स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ कवानीन थे। पिछली दफा जो सदर ओबामा की हुकूमत थी उन्होंने इसको खवातीन को ये इख्तियार देने की कोशिश की थी कि वो अबॉर्शन के मामलात जो हैं वो अपनी मर्जी से उसका फैसला कर सकें, लेकिन उसको सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है रियासतों पर भी कि हर जो स्टेट है वो अब एक तरह से आजाद हो गई है, वो बाइंडिंग नहीं हो सकता हुकूमत, वफाकी हुकूमत का फैसला। अगर स्टेट समझती है कि वो प्रो चॉइस होना चाहते हैं या एंटी चॉइस होना चाहते हैं तो वो अपनी उस हवाले से कानून साजी खुद कर सकते हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में एक बस ज़िमनी सा सवाल कि बेसिक ह्यूमन राइट्स को एक बुनियादी हैसियत हासिल होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या अमेरिका के अंदर कांग्रेस, सबसे कांग्रेस कानून साज अदारा है, कोई भी कानून बना सकती है? क्या ये कानून बनाए अगर कांग्रेस के 6 महीने तक किसी भी अमेरिकी शहरी को कोई भी जो डिफेंस का इदारा है वो अपनी तहवील में ले सकता है बगैर कोई वजह बताए? तो क्या ये कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और क्या सुप्रीम इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? देखिए, ऐसा हो चुका है 9/11 के बाद, जब बुश जूनियर की हुकूमत ने पेट्रियट्स एक्ट बनाया था जिसके तहत इस तरह के मावराए आईन का कवानीन बनाने की कोशिश की गई थी, तो मामलात सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना किरदार अदा किया था। इसी वजह से अगर मैं आपको याद कराऊं कि ग्वांटानामो बे जो जेल थी वो इन्हें क्यूबा में बनानी पड़ी, या अमेरिकी सरजमीन के ऊपर इस तरह की कोई जेल नहीं बना सके, क्योंकि अगर ये लोगों को अमेरिकी सरजमीन के अंदर रखते
तो उस पर ज़ाहिर है अमरीकी कवानीन का इतलाक होता और वो ये नहीं कर सकते थे। अब क्या ग्वांटानामो बे होनी चाहिए थी या नहीं होना चाहिए थी, और इन्होंने किस तरह से उस पूरे सिस्टम को बाईपास किया और उसकी एथिकल कंसिडरेशंस क्या थी, उस पर हम एक अलग बहस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि ह्यूमन राइट्स को इस तरह से वायलेट किया जा सके। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला अपनी प्रेसिडेंसी में एक ऑर्डर पास किया था जिसको मुस्लिम बैन कहा जाता है, कि उन्होंने 6 मुसलमान ममालिक से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया और वो सेट असाइड हो गया। यानी कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम पार्लियामेंट किसी मुल्क की चाहे भी सही, तो सिविलाइज दुनिया में वो कानून साजी मुमकिन नहीं होती। अदालत के पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार होता है और वो ऐसे किसी भी कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अपने मौजू पे आते हैं, स्पेसिफिक मौजू पे। मैं खुद भी बतौर सहाफ़ी बहुत दफा देखता हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें इलेक्शन किस तरह होता है, वोट किस तरह डाले जाते हैं, उसकी समझ नहीं आती। सवाल मैं इस तरह से रखूंगा अवैस सलीम साहब के सामने कि 50 रियासतें हैं, इसमें लोग हैं, वोटर्स हैं, अमेरिकी शहरी वोटर्स हैं, वो वोट डालते हैं। मेरी जो समझ है उसके मुताबिक जिदे वोट ज्यादा उन्हें जीत जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये सिस्टम क्या है? लेकिन इस तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो मेरी तरह के पेंडू लोग हैं उनको भी समझ आ सके। देखिए, एक तो ये 2 या 3 स्टेप प्रोसेस है। मतलब मैं आज अगर ये फैसला करूं बतौर एक अमरीकी शहरी के कि मुझे इंतखाब लड़ना है अमरीकी सदर का, तो मैं लड़ नहीं सकता। पहली बात तो ये कि मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो पहले एक प्राइमरीज का कॉन्सेप्ट है जो जमात के अंदर प्राइमरी होती है, जिसमें वो लोग जो ये समझते हैं कि उनकी जमात को उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए, वो अपने आप को अपनी जमात के वोटर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं और उस प्राइमरी के अंदर फिर एक तरह से वोटिंग होती है उनके, क्योंकि यहाँ लोग या डेमोक्रेट रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन कमिटल हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं। सो उस प्राइमरी में अगर आप वो नॉमिनेशन जीत गए हैं तो फिर आप उस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं, जो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन कन्वेंशन में वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट की और पहले जो बाइडन उम्मीदवार थे, लेकिन फिर कमला हैरिस आई और वो उम्मीदवार बनी डेमोक्रेटिक पार्टी की। फिर आप नेशनल स्टेज पे जाते हैं और वो इंतखाब होता है। ठीक है। उस इंतखाब में लोग, यहां पे जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट आता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज पर बहुत से एतराजात भी हैं। आपने सही कहा कि अमूमन अगर लोग डायरेक्टली वोट कर रहे हैं तो उस उम्मीदवार को जीत जाना चाहिए, लेकिन यहां पर फर्ज कीजिए कि वर्जीनिया है या टेक्सास है या कैलिफोर्निया है, उसके अंदर 1 करोड़ वोट है। उन 1 करोड़ लोगों ने जब वोट कर दिया है तो अब कैलिफोर्निया का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो अमेरिका में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा उसके 45 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। ठीक है। मिशिगन के शायद 15 हैं या 16 हैं, इस तरह से मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ नंबर है। नहीं, अभी आपने एक्सप्लेन करना है कि इलेक्टोरल कॉलेज का वोट होता है। मैं यही बात कर रहा हूं कि इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि उस रियासत में उन लोगों ने जो वोट दिया है वो उस वोट का वजन किस उम्मीदवार की तरफ जाएगा, ये फैसला इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ये उस पॉपुलर वोट की बुनियाद पर फैसला नहीं होता। अच्छा। और इलेक्टोरल कॉलेज जिसको कहा जाता है, यह बुनियादी तौर पर वो नुमाइंदे होते हैं जो जिनको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जो दोनों बड़ी सियासी पार्टियां हर 4 साल बाद नॉमिनेट करती हैं। एक तो ये बता देना अवैस के, जिस तरह आपने कहा कैलिफोर्निया के फर्ज करें 45 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, और आपने कहा कि दूसरी स्टेट का नाम लिया मिशिगन के, जी, मिशिगन के 15 या 16 हैं। उनके 45 और उनके 15 क्यों हैं? उसका एक तो आबादी ज़ाहिर है कैलिफोर्निया की ज्यादा है। कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ी रियासत है। इसी तरह टेक्सास के ज्यादा हैं। जो छोटी रियासतें हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स कम हैं। वो बुनियादी तौर पर आबादी है। तो फिर वही तो मेरा सवाल है ना कि आबादी अगर है, आबादी की बुनियाद पे करना है, तो फिर तो बस वोट होने दें, टोटल वोट हो जाए। ये बात ठीक है, इस पर बहुत से एतराजात भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये बहस उस वक्त भी हुई थी जब ये बिल ऑफ राइट्स लिखा गया था आजादी के बाद, और
ये अमेंडमेंट्स हुई थी अमरीकी आइन के अंदर इब्तिदा में कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए और क्या पॉपुलर वोट के जरिए इंतखाब होना चाहिए या पार्लियामान के लोग, पॉपुलर वोट से जो लोग डायरेक्ट वोट करें, या पार्लियामेंट्री स्टाइल में होना चाहिए जैसे पाकिस्तान में होता है, ठीक है। सो उस वक्त ये एक तरह से कंसेंसस फैसला था कि उन दोनों के दरमियान का कोई एक सिस्टम ऐसे होना चाहिए जिसमें पॉपुलर वोट भी होता है और उसके बाद फिर हर रियासत की सतह पे वो इलेक्टोरल वोट का फैसला होता है कि किसके कितने इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो फैसला करता है कि इलेक्टोरल कॉलेज कोई अदारा है? इदारा नहीं है, ये नुमाइंदे हैं सियासी जमातों के। अच्छा। दोनों बड़ी सियासी जमातें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हर 4 साल के बाद जैसे वो अपने उम्मीदवार का फैसला करती हैं, इसी तरह वो रियासती सतह पर अपने नुमाइंदे भी नॉमिनेट करती हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में हमारी नुमाइंदगी ये लोग करेंगे। उनको भी वोट पड़ते हैं फिर वो लोग जो ये बड़ा पेचीदा सिस्टम है। इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जब वोट पड़ रहे होते हैं तो वो लोग एक तरह से अपने आप को भी वोट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब हो जाता है और पॉपुलर वोट डाल रहा होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग उसमें वोट नहीं करते। वो सिर्फ आप इनको आसान अल्फाज में एक तरह से देहात की पंचायत समझ लीजिए कि पंचायत में लोग बैठे हैं और वो फैसला, वो दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुन रहे हैं और वो सुनने के बाद उन्होंने ये फैसला करना है कि किसके आर्गुमेंट्स में वजन ज्यादा है तो फैसला उसके हक में होगा। तो ये एक ओवरऑल सेंटिमेंट, उसके बाद किन लोगों ने किन इश्यूज पर किन उम्मीदवारों को वोट दिया उस स्टेट में, उस बुनियाद पर यह फैसला करते हैं। ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, लेकिन ये एक मुरवजा तरीका जरूर है जो 250 साल से अमेरिका के अंदर चल रहा है। अब आप देखिए कि जो 2002 का इलेक्शन था जिसमें जॉर्ज बुश जूनियर पहली दफा मुंतखब हुए थे, तो उसमें फ्लोरिडा में सिर्फ 534 वोट का फर्क था पॉपुलर वोट का, और वो इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और उसमें फिर एल गोर की बजाय बुश के हक में फैसला हुआ और इलेक्टोरल कॉलेज भी बुश के हक में गया। सो इसकी कोई तौजीह में पेश नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों है। ये एतराज जो आप उठा रहे हैं ये एतराज वैलिड है, ये अमरीकी मीडिया के अंदर भी और अमरीकी जो माहिरीन सियासत है उनकी तरफ से भी उठाया जाता है कि सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। फर्ज करें कि टोटल एक वोट जो है वो एक उम्मीदवार जो है वो 2 करोड़ वोट लेता है और एक दूसरा 1.5 करोड़ वोट लेता है, तो 1.5 करोड़ वाला भी प्रेसिडेंट बन सकता है अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो है 538 वोट हैं टोटल पूरे अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के, और आपको सदर मुंतखब होने के लिए उसमें से 270 वोट चाहिए होते हैं। तो अगर आपको 270 वोट मिल गए हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पॉपुलर वोट कितने मिले हैं, चाहे बहुत कम मिले हो, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। सब जगह वो इलेक्टोरल कॉलेज का उस हद तक पहुंचाने वाले भी वही लोग होते हैं जो डायरेक्टली वोट डालते हैं। मतलब फर्क निस्बतन कम होता है, लेकिन जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज को ये लगता है कि नहीं हमें अपना वजन इस उम्मीदवार के पलड़े में डालना चाहिए, तो वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात थी, अभी हम आ जाते हैं। मेरा यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस एतराज के बावजूद 250 साल से ये सिस्टम चल रहा है, अभी तक ये नहीं हुआ कि इलेक्टोरल कॉलेज ने फैसला किया हो और हारने वाली जमात ने जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज पर इल्जामात लगाए हों या उनके खिलाफ मुजाहरे किए हों या धरने किए हों। उस फैसले को 2020 एक एबरेशन जरूर था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ना कंसेशन स्पीच की, ना उन्होंने उस शिकस्त को तस्लीम किया, वरना तारीख में अभी तक हमेशा उस फैसले को तस्लीम किया जाता है। इतनी बात तो थोड़ी सी, जितना मैं समझता हूँ, मैं ये डिटेल्स तो नहीं समझता अमेरिकी पॉलिटिक्स, लेकिन इतनी मैं समझता हूँ कि इस बार भी यही सूरत हाल है कि ट्रंप जीत गए तो सब ठीक है, ना जीते तो धांधली हुई है। बिल्कुल, और उन्होंने इसके लिए ग्राउंड बनानी शुरू कर दी है। वो आज भी बल्कि उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आप, बल्कि बार बार सवाल हो रहा है, मीडिया उनसे पूछ रहा है कि क्या आप नताइज को तस्लीम करेंगे अगर आप हार गए तो, लेकिन वो इसका मुबहम जवाब देते हैं। और आज भी उन्होंने ये कहा है कि
अगर मैं हार गया तो इसका मतलब यह होगा कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है। हम आते हैं आखिरी दो सवालों की तरफ। सबसे ज्यादा अगला सवाल अब यही मेरा सेकंड लास्ट सवाल कि सब ज्यादा कि ये बहुत बार रिपोर्ट हो चुका है कि बहुत ही टफ कंटेस्ट है, नेक टू नेक लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जर्नलिस्ट की एक इंसाइट होती है। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं चाहूंगा कि आप मुझे कह दें कि ट्रंप जीतेगा, या मैं नहीं चाहूंगा कि आप कह दें कामला जीतेगी, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या लग रहा है। मुझे याद है, मैं सवाल इसलिए आपसे जो है वो जोर दे के पूछ सकता हूं कि आप पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात में बैठे थे 2024 का इलेक्शन है, तो उससे पहले आपने वहां पे बताया था कि आपको जो दही वोट है उसमें किस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है, और जो आपने बताया बिल्कुल उसके मुताबिक ही वोट पड़े, अगरचा वो वोट माने नहीं गए। इसलिए मेरा स्पेसिफिक सवाल, आप क्या समझते हैं बतौर सहाफी, किस तरफ ज्यादा झुकाव है आज के दिन इस वक्त? देखिए, एक तो आपके देखने वालों को यह बताना जरूरी है कि हमने इससे पहले पॉपुलर वोट के बारे में बहुत बात की है, लेकिन अमेरिका में 50 रियासतें हैं। ज्यादातर रियासतें जो हैं उन में क्या नताइज आएंगे ये पहले से नोन है। जैसे अगर मैं टेक्सास की बात करूं या फ्लोरिडा की बात करूं तो ये डिक्लेयर्ड रेड स्टेट्स हैं, यानी यहां पर रिपब्लिकन उम्मीदवार ही जीतेगा। दूसरी तरफ अगर हम वर्जीनिया की बात करें या हम बात करें फर्ज कीजिए कैलिफोर्निया की, तो ये डिक्लेयर्ड ब्लू स्टेट्स हैं, यहां पर डेमोक्रेट उम्मीदवार ही जीतेगा। 7 रियासतें ऐसी हैं जिसमें जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, एरिजोना है, नॉर्थ कैरोलिना है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये स्विंग स्टेट्स हैं, जहां पर जो नॉन कमिटेड वोटर है उसकी तादाद ज्यादा है, और ये रियासतें जिस तरफ जाएंगी उसकी बुनियाद पर यह फैसला होगा कि अमेरिका का सदर कौन बनेगा। अच्छा, अब अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 2016 में पहली दफा एक जो डोनाल्ड ट्रंप जिस सेंटिमेंट को टारगेट करते हैं वो वाइट क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वोटर है। 2016 में अमेरिकी तारीख में पहली दफा ऐसे वोटर की तादाद अमेरिका में 50% से कम थी। जो इस वक्त कास्टिंग वोट मैं कहता हूं वो इमिग्रेंट्स के हाथ में है, वो जिस तरफ वजन डालते हैं उसका सदर बनता है। 2016 और ट्रेडिशनली 2 पैटर्न्स हैं इमिग्रेंट्स के, एक तो वो ज्यादा वोट नहीं करते, और जो करते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट करते हैं ज्यादातर, क्योंकि उन्हें इमिग्रेंट फ्रेंडली समझा जाता है, स्मॉल बिजनेस फ्रेंडली समझा जाता है। 2016 में इमिग्रेंट्स का नंबर कोई ज्यादा नहीं था, और हवा भी यही बनी हुई थी कि हिलरी क्लिंटन आसानी से जीत जाएंगी, तमाम पोल्स में भी यही शो हो रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। 2020 में हमने ये देखा कि इमिग्रेंट्स का नंबर जो है वो बढ़ा, और सिग्निफिकेंटली बढ़ा, और उसका फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी को हुआ, और उसी की वजह से जो स्विंग स्टेट्स थी, मसलन जॉर्जिया या पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ गई। अब इस दफा जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें नए वेरिएबल जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें एक स्प्लिट हमें नजर आ रहा है। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह तो इकोनॉमी है, क्योंकि इन 4 सालों में इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही है, और आम लोगों को आप ये नहीं समझा सकते कि ये कोविड से शुरू हुआ था, उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट अभी तक आ रहा है। अमेरिका के अंदर कहा जाता है कि एवरेज जो है उसको अपने टेबल पर फूड चाहिए, और अगर वो नहीं मिल रही तो उसका मतलब है कि चीजें ठीक नहीं है। तो एक तो लोग उसकी वजह से इस हुकूमत से नाराज हैं, और फॉरेन पॉलिसी में ये जो 2 जंगें हैं, एक यूक्रेन की जंग और गजा की जंग, उसका भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है इकोनॉमी से। उन जंगों में जो खर्च अमेरिका कर रहा है उसका प्रेशर अमेरिकी इकोनॉमी पर आ रहा है। तो अगर तो लोगों ने वोट दिया इकोनॉमी पर, तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है कि आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि फिर इमिग्रेंट्स भी जाहिर है उसी वजह से वोट करेंगे। लेकिन अगर इमिग्रेंट्स का वही पैटर्न रहा जो ट्रेडिशनली रहता है, जो मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल होगा
इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए जो 4 साल की उन्होंने प्रेसिडेंसी डोनाल्ड ट्रंप की पहले देखी है, और इसको आप उस नजर से ना देखें जैसे अमेरिका से बाहर देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खास तरह का तासुर है। अमेरिका के अंदर उन 4 सालों में इमिग्रेंट कम्युनिटीज, और उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, उसमें स्पेनिश कम्युनिटी शामिल है, उसमें अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी शामिल है, एक खौफ व हिरास की फजा थी। क्या वो कम्युनिटीज, वो माइनॉरिटी ग्रुप्स ये फैसला कर लेंगे कि हमने सिर्फ इकोनॉमी की वजह से वापस डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल के लिए कबूल करना है? मेरा ख्याल है कि ये फैसला इतना आसान नहीं होगा। बल्कि मैं तो ऐसे लोगों से भी मिल रहा हूं इमिग्रेंट कम्युनिटी के, जो कहते हैं कि हमें दोनों उम्मीदवार कबूल नहीं है, हम जिल स्टाइन को वोट करेंगे जो ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार है। और अगर ऐसा कोई स्प्लिट आता है तो जिल स्टाइन खुद तो नहीं जीत सकेंगी, लेकिन वो स्पॉइलर का किरदार जरूर अदा कर देंगी और उसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा। 2016 में भी ये हुआ था कि पेंसिल्वेनिया में जो वोट जिल स्टाइन को पड़े थे वो उस वक्त भी उम्मीदवार थी, तो ये कहा जाता है कि उसकी वजह से हिलरी क्लिंटन वो रियासत हार गई थी और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी जीत गए थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें कामला हैरिस को, मेरा ख्याल है ये क्रेडिट उनको जरूर देना चाहिए कि ये रेस जो वन वे लग रही थी जब तक जो बाइडेन इसमें थे, इसको उन्होंने एक नेक एंड नेक मुकाबला बना दिया है। पोल्स में इस वक्त इट इज टू क्लोज टू कॉल, और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी डेमोक्रेटिक वोटर के अंदर, वो खत्म हो गई उनके आने से, क्योंकि वो लोग जो बाइडेन की सेहत को सामने रख के उन पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। एक तो वो खत्म हो गई। फिर खवातीन के अंदर खास तौर पे एक बड़ा जोश है कि हम हिलरी क्लिंटन को खातून सदर नहीं बनवा सके थे, तो हमने इस दफा जो है वो अपना वो मिशन पूरा करना है और वो करके दिखाना है। फिर अमेरिकी जो इलेक्ट्रेट इस वक्त है उसके अंदर यंगर डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, और आपने ये देखा कि वो नौजवान 2016 और 2020 में उनका पसंदीदा उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स था। वो बर्नी सैंडर्स जो लेफ्ट लीनिंग लिबरल है, जिसके जरा रेडिकल किस्म के ख्यालात हैं तालीम और सेहत के हवाले से, जो एंटी वॉर है, और आपने पिछले कुछ अरसे में देखा कि इसराइल की जंग के हवाले से अमरीकी तालीमी इदारों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं और बड़ा क्रैकडाउन किया जो बाइडेन की हुकूमत ने उन पर। यानी ये गम और गुस्सा है नौजवानों में भी इस हुकूमत के खिलाफ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कामला हैरिस ने अपने आप को एटलीस्ट कैंपेन की हद तक थोड़ा सा डिस्टेंस करना शुरू किया है जो इसराइल की पॉलिसी है उससे। तो वो जो लेफ्ट लीनिंग लिबरल्स हैं, जिसमें राशिदा तलेब हैं या AOC हैं, जो कांग्रेस के मुसलमान मेंबर्स हैं, वो भी कामला हैरिस के पीछे चले गए हैं, तो जाहिर है उस सपोर्ट का उन्हें फायदा होगा। उसकी वजह से ये रेस बड़ी क्लोज हो गई है। तो मैं ये कहना तो मुश्किल होगा कि जीतेगा कौन, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कामला हैरिस सरप्राइज करने की पोजीशन में जरूर है। बिल्कुल सही, बहुत अहम बात आपने की। एक मुझे आखिरी सवाल पे पाकिस्तान के हवाले से पूछने से पहले एक छोटी सी बात पूछनी है कि जब मैं 2020 में मैं मिजूरी में था, मिजूरी यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त ये इलेक्शन वाला मामला चल रहा था। तो इलेक्शन में ट्रंप जो है वो नहीं तस्लीम कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे, और उनकी धमकियों के मुताबिक कुछ लोग निकले भी सही और तोड़फाड़ भी हुई। तो मुझे जो मेरे प्रोफेसर थे वहाँ पे जर्नलिज्म के, उन्होंने कहा कि ये मतलब है कि चाहे मतलब अनयूजुअल सीन्स हैं, लेकिन बट दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लॉ विल प्रिवेल, और जो है ये सब लोग उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ट्रंप जो मर्जी बातें कर ले, जो इलेक्शन कमीशन इजलास जो ऐलान करेगा उसके मुताबिक फलां तारीख को फलां बंदा जो है वो आके हलफ उठा लेगा। तो इस बार भी एक बात ये चल रही है कि ट्रंप अगर हारते हैं तो कोई क्योस क्रिएट हो जाएगा। क्योस का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बाद जगहों पे कि वो लोग जो है निकलेंगे और तोड़ फाड़ करेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं, कोई इसमें दम है इस बात में, या बस एक आध दिन कुछ थोड़ा बहुत होगा और फिर बस 9 मई के बाद मामला खत्म? देखिए, ये खतरा तो बहरहाल मौजूद है। सही। लेकिन मैं आपको बल्कि एक अपना आंखों देखा वाकया सुना देता हूँ। 2020 के इलेक्शन के बाद मैं टेक्सास में एक म्यूजियम में गया। चंद रोज थे अभी जो बाइडेन ने की हलफ बर्दारी को, मेरा ख्याल है चंद ही दिन हुए थे। तो मेरे आगे आगे 2 मिलिट्री वेटरन्स जो हैं वो
जा रहे थे और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने वो एक मखसूस जैकेट्स पहनी होती हैं तो उनकी पहचान हो जाती है। एक ने दूसरे से कहा कि मेरा तो ये ख्याल था कि हलफ बर्दारी से पहले पहले जो है वो हमारी इससे जान छूट जाएगी, लेकिन अब क्योंकि हलफ बर्दारी हो गई है तो मुझे ये लगता है कि हमें ये फेक प्रेसिडेंसी जो है वो 4 साल तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अमरीकी सिस्टम में, और जिस जमहूरियत की हमने बात की है अमरीका के अंदर, उसके अंदर लचक बहुत ज्यादा है, उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा हैं। जिन लोगों ने 6 जनवरी 2020 को बाहर निकलकर कैपिटल हिल पर वो सारा एक्शन किया, उसमें से भी वो एक मुनज़्ज़म ग्रुप नहीं था, वो जज्बाती लोगों का एक ग्रोह था, और लॉ प्रिवेल किया। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को उस हवाले से फिर सजाएं मिली। हाँ, ये नहीं हुआ जो हमारे यहाँ होता है कि उसको बुनियाद बनाकर जो है वो उन लोगों के पूरे पूरे खानदान को उठा लिया गया या पूरी जमात को जो है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिशें हुई, वो नहीं होता यहाँ पे। इस दफा और उस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, दे वर इन अ वे कॉट ऑफ गार्ड। वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि चीजें इस हद तक चली जाएंगी, बल्कि अगर आप देखें तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप के, माइकल पेंस, उस वक्त उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया उससे, और जो रिपब्लिकन पार्टी थी उन्होंने फोर्स करके डोनाल्ड ट्रंप से एक बयान दिलवाया उसके बाद, जिसमें लोगों को ये कहा गया कि वो वापस जाएं। इस दफा खतरा जरूर मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ रिपोर्ट्स जो हमें सुनने को मिल रही हैं वो ये हैं कि लॉ एनफोर्समेंट भी उतनी ही तैयार है कि इस तरह का कोई वाकया ना होने पाए। जैसा कि चल रहा था कि व्हाइट हाउस के आसपास वो कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, यहाँ पे भी कंटेनर्स आ रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, सवाल तो यही है कि अगर कामला जीतती हैं या डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा? सफदर, मैं पूछना ट्रंप और इमरान खान वाली बात चाहता हूं, लेकिन वो आखिरी सवाल होगा। उससे पहले आप जनरली बता दें कि दोनों की सूरत में क्या कोई मेन तब्दीली आएगी पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी में, या जिस तरह मामला चल रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, उस तरह ही चलेंगे? देखिए, मैं कोई बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं रखता। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल, चाहे ट्रंप आए, जो भी आए, उसकी वजह यह है कि जो हिस्टोरिकली अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप रहा है, बावजूद इसके कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई पार्टनर है, ये रिलेशनशिप बड़ी हद तक ट्रांजैक्शनल रहा है हमारी पूरी तारीख में। जब अमेरिका को उस खित्ते में पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा गर्मजोश हो जाते हैं, जब वो जरूरत उस तरह से बाकी नहीं रहती तो एक कोल्ड किस्म का फेज आता है। अभी वो कोल्ड फेज चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो शायद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। देखिए, जो पॉलिसियां होती हैं अमेरिका जैसे मुल्कों में, वो इंस्टीट्यूशनल होती हैं। सदर उन पॉलिसियों का सिर्फ एक चेहरा होता है। जिस वक्त इमरान खान साहब ने दौरा किया था अमेरिका का और वो बड़े अच्छे ऑप्टिक्स थे, उस वक्त ये इंस्टीट्यूशनल फैसला कर चुके थे पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के उन्हें अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलानी है, और उसके लिए उन्हें पाकिस्तान की जरूरत थी, और उस जरूरत के लिए उन्होंने जो है वो उस मौके को इस्तेमाल किया। इस वक्त बज़ाहिर कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही जिसमें अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत हो, या अगर जरूरत हो तो अमेरिका इस पोजीशन में हो कि पाकिस्तान को उतने सारे डॉलर दे सके जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है, क्योंकि इनकी इंटरनल इकोनॉमी इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है। तो मतलब ये तो मुमकिन है कि जैसे हमने देखा कि जो बाइडेन ने इमरान खान साहब को फोन नहीं किया, उसके बाद नई हुकूमत आई तो उनके साथ थोड़ी बहुत एंगेजमेंट शुरू हुई, कि वो स्टाफ लेवल एंगेजमेंट जो है या एम्बेसडर लेवल एंगेजमेंट जो है वो थोड़ी बहुत चलती रहे, इस तरह के ताल्लुकात चलते रहे, एंगेजमेंट रहे, लेकिन ये कि कोई बहुत उस तरह के दोस्ताना ताल्लुकात फौरन हो जाएंगे, और वो जो हमारा ख्याल है कि जो उनका झुकाव भारत की तरफ है जिसकी बेस पर अगेन इकोनॉमी है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा दोबारा और वो फिर हमें उनके बराबर ला के खड़ा कर देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल आपने सही से एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब पाकिस्तान के बारे में मैंने पूछा तो उसमें हमारा इंटरेस्ट असल इकोनॉमिक ही हो सकता है। आपने बताया कि अमेरिकन इकोनॉमी में भी वो जान नहीं और उनको हमारी उस तरह से जरूरत भी नहीं। आखिरी सवाल वही
लेकिन मैं थोड़ा सा लोडेड क्वेश्चन होगा, माजरत, एक जर्नलिस्ट को इतना लोडेड सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि उस पर सवाल बहुत दफा पूछा जा चुका है तो इसलिए मैं उसको लोडेड करूंगा कि जिस तरह हमारे सीनियर है, काबिल एहतराम जर्नलिस्ट हैं डॉन के अनवर इकबाल साहब, मैं उनसे जब भी पूछता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे तो पीटीआई के बड़े ही संजीदा लोग भी ये कहते हैं कि वो मतलब कॉल करेंगे, या मतलब कॉल वाली बात तो खैर मजाक में की जाती है, तो वो मतलब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान पे, और जो इमरान खान के मामलात में सख्तियां हैं वो नरमी में बदलेंगी, या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। तो लोडेड सवाल मैंने इसको इसलिए कहा कि अनवर साहब तो बहुत क्लियरली कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वही वाली बात वो आप वाली करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी पॉलिसी होती है, प्रेसिडेंट चेहरा होता है, और इतनी जल्दी पॉलिसियां नहीं बदलती हैं, और इस तरह से नहीं होता कि किसी मुल्क के मामलात में इस हद तक जाकर मुदाखलत करें। यही बात जब मैं पीटीआई के लोगों के सामने रखता हूँ तो वो कुछ दलीलें देते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं। वो मतलब है कि पता नहीं वो जो ज़ल्मे खलीजाद कोई क्लोज है ट्रंप के, और कोई डोनाल्ड ट्रंप का एक कोई सन इन लॉ है, वो जुल्फी बुखारी आके उनको मिले हैं, कोई एक कोई पता नहीं जेविश कनेक्शन, कोई न्यूयॉर्क बेस्ड लोग बताते हैं कि वो बहुत बड़ा कोई दुनिया का ग्रुप है बिजनेस, उसके अंदर कोई पेनिट्रेशन है। जमाइमा के हवाले से बात करते हैं कि उसकी फैमिली के कोई कनेक्शन हैं, और बहरहाल खैर बात लंबी हो जाएगी। तो वो फैक्ट्स बताते हैं कि इस तरीके से अभी पिछले दिनों में जो पीटीआई के बड़े अहम लोग हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की किसी खातून के साथ भी कोई मामला कोई एक मीटिंग वगैरह हुई, और वो एक इवेंट हुआ जिसकी तस्वीरें भी आई और चीजें, तो वो बताते हैं कि जी वो बहुत ही जो क्लोजली जो है ना वो मामलात में आगे तक हैं, और अगर ट्रंप आते हैं तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। तो ये सवाल है कि आप इसको किस तरह देखते हैं। मतलब इसको आप यूं कह लें कि आपकी ये बात ठीक है कि अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे है वो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, ओवरऑल वो और लोगों के साथ भी और कम्युनिटी के साथ भी पेनिट्रेशन करके ओवरऑल एक प्रेशर ग्रुप तो शायद बन चुका हुआ है। तो क्या वो इस हद तक इन्फ्लुएंस कर लेंगे कि कोई तब्दीली आए? अब आप जवाब दें। देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो आप मुझे इजाजत दें कि मैं इमरान खान साहब के हवाले से इन दोनों उम्मीदवारों का तकाबली जायजा करूं। जी जी प्लीज। जो पीटीआई के लोग हैं और उनकी उम्मीदें हैं, उनका मरकज और महवर वो दौरा है जो इमरान खान साहब ने किया था। ठीक है। और उनका यह ख्याल है कि दोनों की बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है और उस दोस्ती की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको इस्तेमाल करें। अमरीकी सियासत के अंदर लॉबिंग की बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है। अमरीकी सियासतदान फंडिंग पे चलते हैं, डोनर्स पे चलते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको अहमियत देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 4 या 5 साल के बाद हमारी तरह सिर्फ वोट लेने के लिए उनसे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद मुड़ के उनको देखते नहीं हैं। मैं अगर किसी हलके में रहता हूं, मैं अपने कांग्रेसमैन या सेनेटर को अगर खत लिखूं, किसी मसले की निशानदेही करूं, तो उसका जवाब मुझे जरूर आएगा। अगर मैं उससे जाके मिलना चाहूं तो वो जरूर मिलेगा और हियरिंग मुझे देगा। और मैं अगर उससे ये चाहूं, लॉबिंग करूं कि वो उस मसले को कांग्रेस में उठाए, जो हमने देखा कि कुछ हियरिंग्स हुई हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान के मामले पर, वो पीटीआई की लॉबिंग का नतीजा है। और वो बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है कि उसका क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए कि वो ये करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन वो हियरिंग्स बाइंडिंग नहीं है अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन पर, जैसे हमने देखा कि वो हियरिंग्स हुई, सिफारिशात मुरतब हुई, लेकिन अमरीकी हुकूमत पर उनका कोई असर नहीं हुआ। अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ वही रहा जब भी उनसे यह सवाल हुआ कि यह पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। मैं ज़ाती तौर पर अगर देखूं तो मैं ये समझता हूं, देखें, चीज़ों को लॉजिक की बुनियाद पर परखना चाहिए। अगर तो पीटीआई के लोगों का इस्तदलाल ये है कि ये एक इमरान खान साहब के खिलाफ आलमी साजिश हुई थी, जिसमें पेंटागन भी शामिल था, जिसमें इसराइल भी शामिल था, जिसमें भारत भी शामिल था, और जिसमें जो है वो सऊदी अरब भी शामिल था, वो सारी बातें जो हम और आप सुनते रहते हैं उनसे, तो उस सब को फिर डोनाल्ड ट्रंप अकेले आके दुरुस्त नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अमरीकी सदर पूरे निजाम का चेहरा होता है, वो उस निजाम का अकेला मूवर एंड शेकर नहीं होता। और अगर ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में उनकी जो इनफरादी शख्सियत है और उसका क्या असर हो सकता है, मैं उस पर बात करता हूं। अगर ऐसा नहीं है और उनकी शख्सियत से उम्मीदें हैं, तो फिर वो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गलत हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी ठीक नहीं हो सकती। कामला हैरिस
मैं समझता हूं कि इनफरादी तौर पर ज्यादा मुफीद हो सकती हैं इमरान खान साहब के और पीटीआई के लिए। अच्छा, और उसकी वजह यह है उनका डेमोक्रेटिक होना कि नहीं, कामला हैरिस कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखती हैं। जो कैलिफोर्निया की सियासत में जो उनकी उठान थी, जब वो पहले अटॉर्नी जनरल बनी, फिर सेनेटर बनी, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनी, एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं वहां पर, डॉक्टर आसिफ महमूद, जो इनकी टीम में मुसलसल शामिल रहे हैं, इनके साथ मुसलसल काम करते रहे हैं। ये पिछले 2 साल में पीटीआई ने जो लॉबिंग की है, कभी खत लिखे जा रहे हैं, कभी कांग्रेसमैन सेनेटर्स के दस्तखत करवाए जा रहे हैं, उसमें उनका एक बड़ा अहम किरदार रहा है। तो अगर कल को कामला हैरिस सदर बन जाती हैं तो मैं समझता हूं कि उनके लिए उस रास्ते से लॉबिंग करके कामला हैरिस के जरिए इसको इन्फ्लुएंस करना शायद ज्यादा आसान होगा बनिस्बत डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल किस्म की शख्सियत हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका ये ख्याल जरूर है कि वो दुनिया के मामलात जो हैं उनको दुरुस्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने पिछले दौर में, आपको याद होगा, नॉर्थ कोरिया के जो सदर हैं उनसे भी मुलाकात की थी। फिर उसके बाद ये जो इसराइल को मुख्तलिफ ममालिक से तस्लीम करवाने की भी उन्होंने कोशिश की थी। बल्कि बहुत साल पहले वो एक किताब लिख चुके हैं और उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ डील। यानी वो ये समझते हैं कि वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे डील मेकर हैं। तो अगर लॉबिंग के जरिए उनके दिमाग में ये ख्याल डलवा दिया जाए कि अगर आप ये करवा दें तो आपकी बहुत वाह हो जाएगी, तो मुमकिन है कि वो उस हवाले से कुछ नरमी इमरान खान साहब या पीटीआई के जरिए करवाने में कामयाब हो जाएं, थोड़ी बहुत एंगेजमेंट बेहतर हो जाए उससे, जो हमें पिछली दफा नजर आई थी कि इमरान खान साहब के साथ एक सर्द मोहरी का रवैया रखा जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन ये कि पहली बात तो ये कि वो अगर 5 नवंबर को या 6 नवंबर को सदर मुंतखब हो भी जाते हैं तो 3 महीने उनको लगेंगे, 3 महीने के बाद उनकी इनॉग्रेशन होगी, यानी वो हलफ उठाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट 100 डेज जो होते हैं अमरीकी सदर के, वो इंटरनल एजेंडा होता है उनका सारा, उस पर बड़ा फोकस रहता है। ये समझना सो अगर आप ये सारा इकट्ठा करें तो 6-7 महीने के बाद की हम बात कर रहे हैं, जब उनकी अमेरिका से बाहर के मामलात पर कुछ नजर जाए। सो ये सोचना कि 5 नवंबर को वो मुंतखब होंगे और 6 को वो फोन उठाएंगे और सबको डांट टपट करेंगे और कहेंगे कि फौरन उसको बाहर निकालो, बाकी मामलात में बाद में देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मतलब मुझे आपके जो मेरा सवाल था मुझे उसका जवाब मिल गया, और आपका शुक्रिया, आपने बहुत तफसीली जवाब दिया। लेकिन फिर भी एक सवाल मतलब ये आता है ज़हन में कि अगर ट्रंप जीत गए तो कोई खौफ तारी नहीं हो जाएगा जो माहौल बनाया हुआ है पाकिस्तान में? नहीं, ये पाकिस्तान के हवाले से सवाल है कि पाकिस्तान में क्या इस तरह की चीज होगी कि वो प्रेशर लेंगे या नहीं लेंगे? जिस तरह उम्मीदें पीटीआई की मेरा ख्याल है कि हकीकत से जरा मावरा है, इसी तरह मेरा ख्याल है कि दूसरी साइड का खौफ भी थोड़ा हकीकत से बढ़कर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और हमें उसकी, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त हम अमेरिका में बैठे हैं, पूरे वेस्ट के अंदर पीटीआई बहुत पॉपुलर है, उनकी एक लॉबी है और उस लॉबी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो उन ताल्लुकात को इमरान खान साहब के हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनको इसका पूरा जमहूरी हक हासिल है। सो उसकी वजह से एक प्रेशर जरूर है मौजूदा हुकूमत और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर। लेकिन अगेन जो मैंने पहले बात की, उसी को आर्गुमेंट को अगर मैं फ्लिप करूं कि वो खौफ भी शायद उतना जो उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया है उसके अंदर कोई इतनी हकीकत नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ये 2-3 दिनों के अंदर सारी चीजें सामने आ जाएंगी, अगले 48 घंटों के अंदर तकरीबन, कि ऊंट किस करवट बैठता है, कौन जीतता है और पाकिस्तान के हवाले से मामला किस तरफ आगे चलते हैं। अवैस सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, आपसे बात होती रहेगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन।